प्रमाण है कि महागठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जदयू भारी दबाव में और राजद हावी है इस पर। आरजेडी के कई विधायक कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि होली के बाद तेजस्वी जी सीएम बनेंगे, कोई कह रहे हैं कि विधानमंडल के बजट सत्र के बाद बनेंगे। अब एक लंबे गैप के बाद लालू जी और नीतीश जी फिर से मिले थे और हाजीपुर की सभा में दोनों एक दूसरे से गले मिले और मिलकर चुनाव लड़े तो बुरी तरह भाजपा हारी और महागठबंधन मजबूत बहुमत के साथ विधानसभा में आई और उनकी सरकार भी बनी। नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in और हमारे साथ में हैं बिहार के जाने माने और वरिष्ठ पत्रकार जय कृष्ण जी। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये करेंगे कि बिहार के समीकरण में जो आए दिन एक शब्द जो है, जो शब्दावली है, कई दशकों से उथल पुथल कर रहा है, लव कुश समीकरण, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, लव कुश समीकरण कोई नई चीज़ नहीं है, पहले से रहा है, लेकिन ये अधिक चर्चा में तब आया जब उपेंद्र कुशवाहा जी एक बार फिर नीतीश जी के साथ जदयू में शामिल हुए और इन दोनों के बीच राजनीतिक दोस्ती हुई और उसमें मामला सीधे था कि दोनों के बिरादरी का एक मिलन और उस मिलन से बनने वाला एक प्रभावकारी वोट बैंक जो चुनाव में अधिक प्रभावशाली हो सकता था और ये दोनों के लिए ही एक मजबूरी थी। कुशवाहा जी के पास अपनी बिरादरी का वोट बैंक था और मुख्यमंत्री जी के पास यूँ तो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और जनता के बीच सभी जात मजहब में उनकी पहुंच है, फिर भी हर नेता चाहता है कि उसका अपना एक आधार हो, तो उसमें उनके स्वजातीय वोट बैंक जो हैं, तो दोनों अगर मिल गया तो ये दोनों के लिए फ़ायदे की बात होती और इसलिए कुशवाहा जी का स्वागत जदयू में गर्मजोशी से किया गया। उनको संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष भी बना दिया गया और ऐसी बात नहीं है कि उनकी उपेक्षा की गई, उनको पूरी आज़ादी दी गई कि आप पार्टी की मजबूती के लिए काम करिए। तो आपको याद होगा कि उन्होंने यात्रा भी की कई जिलों की और उसमें जो फीडबैक मिला कार्यकर्ताओं से, उस फीडबैक के ज़रिए वो चाहते थे कि संगठन में जो ज़रूरी बदलाव है वो बदलाव किया जाए, लेकिन बीच में ही जो है ये गाड़ी रुक गई और दोनों की राह अलग हो गई। अब देखना ये है कि अब ये लव कुश समीकरण तो टूट गया, अब लव अलग हो गया, कुश अलग हो गया। अब अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं, चर्चा मिल रही है, तो उसमें ये बात आ रही है कि कुशवाहा जी भाजपा के संपर्क में हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि कुशवाहा जी का जिस वोट बैंक पर प्रभाव है उसका लाभ भाजपा ले सकती है 2024 के लोकसभा चुनाव में। अब नीतीश जी के साथ जो वोट बैंक है तो वो जाहिर सी बात है कि अभी वो महागठबंधन में है तो वो उसके लिए सदुपयोग करना चाहेंगे। संजय जायसवाल जी से मुलाकात करते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी और अपनी नई पार्टी बनाने के बाद वो सबसे पहले नरेंद्र मोदी की तारीफ़ कर देते हैं। तो ये तो साफ लग रहा है कि आने वाले जो भी चुनाव होंगे बिहार में, ये नई पार्टी जो होगी उपेंद्र कुशवाहा की, फिर वो अलायंस हो जाएगी भाजपा से। आप कैसे इसे देखते हैं? देखिए, इसमें बहुत तरह की रणनीति है। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि जैसे ही नीतीश जी का एनडीए से संबंध खत्म हुआ और भाजपा अलग थलग पड़ गई और उसके मुकाबले में जो बिहार की सत्ता में महागठबंधन काबिज हुई उसमें 7 दल हैं। इन 7 दलों के वोट बैंक को अगर आप जोड़ लीजिए तो वो भाजपा के लिए पसीना छुड़ाने वाली स्थिति बन गई। अब भाजपा के पास इसके मुकाबले में कोई बहुत बड़ा वोट बैंक तो है नहीं, तो उसने ये किया कि अब हम छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वोट का जुगाड़ करें ताकि हम महागठबंधन से जो 2024 में मुझे चुनौती मिलेगी उसका हम मुकाबला करें। तो भाजपा के साथ सबसे पहले तो लोजपा रामविलास के चिराग पासवान जी गए और उसके बाद जो है अभी उपेंद्र कुशवाहा जी गए तो नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी उनसे मिलने गए और दोनों के बीच अच्छी बातचीत हुई, तो इस बात के संकेत हैं कि कुशवाहा जी का आने वाले दिनों में भाजपा यानी एनडीए के साथ तालमेल हो सकता है आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र। अब इधर एक नई बात आ गई कि वीआईपी पार्टी के जो चीफ हैं मुकेश सहनी जी, उनको भी वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। तो अब इस सुरक्षा के मायने भी ये निकाले जा रहे हैं कि वो भी भाजपा की ओर जा रहे हैं। तो इसको अगर आप टोटल में देखें तो अभी एक चर्चा ये भी आ रही है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जो प्रमुख हैं जीतन राम मांझी जी, अभी कुछ, हालांकि वो तो शुरू से कुछ ऐसी बात कहते हैं कि विवाद उत्पन्न होता है, लेकिन अभी मुख्यमंत्री को लेकर के जो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा काबिल है तो वो बेहतर सीएम साबित हो सकता है, तो ये कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कि वो भी किनारा खोज रहे हैं।
क्योंकि हर नेता चुनावी समय में अपना फ़ायदा देखता है और सीधे तो कोई कहीं आता जाता नहीं है। तो कोई एक माहौल बनाता है, कोई ऐसी बातें कहता है, कुछ ऐसा डिमांड रखता है जिससे विवाद उत्पन्न हो और वो आराम से सेफ साइड लेके निकल जाए। तो अब ये मान लीजिए कि मांझी जी भी अगर आ जाते हैं तो भाजपा जो अलग थलग पड़ गई थी, अगर इन छोटे छोटे वोट बैंक के टुकड़ों को अपने में समेट लेगी तो कुछ तो वो उसकी चुनौती में जो है ताकत आएगी और उसके बाद फिर वो महागठबंधन से मुकाबला कर सकती है। तो ये एक व्यूह रचना है और ऐसा माना जा रहा है, लोग कहते हैं कि ये भाजपा की ही व्यूह रचना है जिसमें एक एक करके लोग शामिल होते चले जा रहे हैं। इसलिए कुशवाहा जी अचानक से जिन मुद्दों को लेकर जदयू में मुखर हुए और अपनी बात रखने लगे तो वो साफ लगा कि ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको वो पार्टी फोरम पर मुख्यमंत्री जी या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठ करके इसका जो है समाधान न ढूंढे, लेकिन वो सीधे मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, बहुत सी बातें कहते हैं। तो उससे लगता था कि मैंने एक तरह से इन्होंने मन बना लिया है कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना है। तो इसलिए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने कहा भी, ये बार बार उनका दिल्ली जाना और अरवल में जाके किससे मिलना, तो ये सब था कि पहले से ये पृष्ठभूमि बनी हुई थी कि मुझे अब कहीं और जाना है। मतलब दिल्ली जाने का जो क्रम था, वो जो लास्ट बार भी वो दिल्ली गए थे एम्स में, उन्होंने कहा था कि रूटीन चेकअप के लिए गए थे, तो ये पॉलिटिकल चेकअप हो रहा था। बिल्कुल, ये नेताओं का पुराना पैटर्न होता है। अस्पताल और आप देखिएगा कई नेताओं के साथ कि जब उनकी किसी मामले में गिरफ्तारी होती है तो वो अस्पताल में चले जाते हैं, तबीयत उनकी बिगड़ जाती है। इसी तरीके से जब कोई राजनीतिक स्तर पर कुछ उनको निर्णय लेना होता है या कुछ जुगाड़ करनी होती है तो वो ऐसे ही बीमार हो जाते हैं, रूटीन चेकअप पर चले जाते हैं। हालांकि मैं इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि वो रूटीन चेकअप पर नहीं गए, लेकिन हो सकता है एक पंथ दो काज, चेकअप भी करा लिया और थोड़ा सा जो है पॉलिटिकल चेकअप भी देख लिए, एक अपना अंदाज़ा ले लिए कि कहाँ क्या गुंजाइश है। संभव है कि पर्दे के पीछे भाजपा के बड़े प्रभावशाली नेताओं के साथ उनकी बातचीत हुई होगी, कोई ठोस आश्वासन मिला होगा, उसके बाद ही दिल्ली से जब वो आए तो अधिक मुखर हो गए और उस मुखरता का परिणाम ये निकला कि उन्होंने एक नई पार्टी बना ली। वर्तमान में जिस तरह से आपने अपना व्यू रखा है, उस ऐसा लगता है कि आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से भाजपा को ऐसा लग रहा है कि वो महागठबंधन के विपक्ष में जो है वो कमज़ोर साबित हो रही है, तभी वो इन टुकड़ों को अपने में समेट रही है। इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि महागठबंधन में जो 7 घटक दल हैं उनके प्रभाव का जो वोट बैंक है उसको सामने रखिए और भाजपा के पकड़ का जो वोट बैंक है, तो दोनों में कोई तुलना नहीं। और ये ताकत की आजमाइश एक बार हो चुकी है बिहार विधानसभा चुनाव में, जब भाजपा का मुकाबला महागठबंधन से हुआ था, जब एक लंबे गैप के बाद लालू जी और नीतीश जी फिर से मिले थे और हाजीपुर की सभा में दोनों एक दूसरे से गले मिले और मिलकर चुनाव लड़े, तो बुरी तरह भाजपा हारी और महागठबंधन मजबूत बहुमत के साथ विधानसभा में आई और उनकी सरकार भी बनी। ठीक है, वो सरकार नहीं चली, लेकिन ताकतवर तो है ही, तो भाजपा के लिए परेशान होना स्वाभाविक है। जदयू से जिस तरह से आरसीपी सिंह चले गए, उपेंद्र कुशवाहा चले गए, तो क्या फिर आने वाले समय में जदयू धीरे धीरे सिमट रहा है? लोग कहते हैं कि उनके सदस्य संख्या जो है बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन जो उनके कार्यकर्ता हैं उनमें विरोधाभास नज़र आता है। देखिए, जो चर्चाएं हैं या जो आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से या आम जनता के बीच जो चर्चा है, कहीं ना कहीं तो दम है। इसलिए कि अगर आप धुआं देखते हैं तो कहीं ना कहीं आग निकलती है। अगर कोई नेता जा रहे हैं, सारे के सारे महत्वाकांक्षी हैं, सिर्फ ये कह देने से आप अपनी कमजोरी को ढक नहीं सकते हैं। महत्वाकांक्षी तो सब होता है, कौन नेता है जो महत्वाकांक्षी नहीं? ये तो सामान्य सी प्रक्रिया है मानव प्रजाति की। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि ये आरोप जो है एक लंबे समय से लगता रहा कि जदयू में कुछ गिने चुने नेता हैं जो सत्ता शीर्ष के पास अपना प्रभाव रखते हैं और वहाँ तक सब नहीं पहुँच सकता, पहली बात। दूसरी बात है कि कार्यकर्ताओं की ये शिकायत है कि जब से जदयू शासन में आया, चाहे वो एनडीए के साथ हो या महागठबंधन के साथ हो, तो कार्यकर्ताओं की भावनाओं का ख्याल नहीं रखा जाता है, उनकी उपेक्षा की जाती है, उनके दुख तकलीफ को सुना नहीं जाता है। आप देख न लीजिए कि पहले के दौर को देखिए, 90 से पहले के दौर को, कांग्रेस का शासन था या जो भी था, फिर आरजेडी के शासनकाल में भी, तो जो पार्टी कार्यकर्ता होते थे चुनाव में मदद करते थे, पार्टी के लिए जी जान से लगते थे, पार्टी सत्ता में आती थी तो सबको कहीं ना कहीं किसी न किसी कमेटी में मेंबर या कुछ भी कर दिया गया, क्योंकि बहुत सारे कार्यकर्ता गरीब होते हैं।
तो उनके जीने खाने का भी एक सहारा हो गया और वो अधिक उत्साहित हो करके और उनका मनोबल ऊंचा रहता है। वो जनता के बीच जा कर के पार्टी की नीति और अपने नेता के बारे में सकारात्मक बातें रखते हैं, उत्साहित रहते हैं। लेकिन 17 साल के शासनकाल में, नीतीश कुमार के शासनकाल में आप उठा कर देख लीजिए तो कार्यकर्ताओं को ये सम्मान, ये अवसर नहीं मिला। कुर्सियां खाली पड़ी रह गई, कमेटियों का पुनर्गठन नहीं हुआ, सारे बोर्ड निगम खाली पड़े हुए हैं। और ये सिर्फ नीतीश कुमार या जदयू की बात नहीं है, भाजपा भी जब नीतीश जी के साथ सत्ता में थी उसने भी यही किया। किसी बोर्ड कॉरपोरेशन में जो है खाली कुर्सी पर लोगों को नहीं बैठाया। महागठबंधन भी जब पहली बार आया तो उसने भी यही किया, दूसरी बार भी आया तो अभी तक यही है। तो कार्यकर्ता देख रहे हैं कि हमारी भावना का, हमारी ज़रूरत का तो हमारा नेता ख्याल ही नहीं रख रहा है। तो इसका नतीजा क्या होता है कि ग्राउंड पर वो कार्यकर्ता जो है उसकी मनोदशा, उसका मनोबल बहुत नीचे आ जाता है और वो उस उत्साह के साथ पार्टी के लिए काम नहीं करता है जिसके उत्साह के साथ उसको काम करना चाहिए। नतीजा इसका चुनाव नतीजे पर पड़ता है। अब आप कहिएगा कि बीते विधानसभा चुनाव में जदयू का परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा। सिर्फ चिराग पासवान इसके फैक्टर नहीं हो सकते हैं। अगर पार्टी की नीति और पार्टी के नेता के प्रति जनता का झुकाव, जनता का लगाव अधिक होगा तो कोई भी व्यक्ति अगर आकर के मान लीजिए वोट में सेंधमारी भी करेगा तो भी पार्टी का प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। लेकिन कार्यकर्ता का मन भी उखड़ चुका था, उन लोगों ने भी उतनी मेहनत नहीं की। नतीजा नीतीश कुमार के शासनकाल में नीतीश कुमार के द्वारा किए गए कार्य के बावजूद जदयू का प्रदर्शन बहुत ही फीका रहा। वर्तमान स्थिति क्या लगता है कि अब नीतीश कुमार जिस तरह से आरसीपी सिंह से किनारा किए और जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा से किनारा किए, तो ये अब समझ में आता है कि नीतीश कुमार को अपनी गलती का एहसास हो रहा होगा? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। नीतीश किनारा नहीं कर रहे, नीतीश को छोड़ छोड़ कर एक एक नेता जा रहे हैं। और मैंने कहा कि यही कारण है कि जो एक चंद नेताओं की टोली सत्ता शीर्ष के पास अपना प्रभुत्व जमाए हुए है, उससे दुखी होकर के एक एक करके नेता जा रहे हैं। कई कार्यकर्ता भी जाएं, हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ और नेता भी चले जाएं, जैसा कि दावा उपेंद्र कुशवाहा जी कर रहे हैं या आरसीपी सिंह जी कर रहे हैं। अब आप देखिए प्रशांत किशोर इनके रणनीतिकार थे, मुख्यमंत्री जी के बहुत ही करीबी माने जाते थे। आज क्या वजह है कि वो अलग जन सुराज यात्रा कर रहे हैं और वो भी मुख्यमंत्री जी के कार्यशैली और इस सरकार की कई नीतियों की मुखर रूप से आलोचना कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि एक व्यक्ति गलत हो सकता है, दो व्यक्ति गलत हो सकता है, कई व्यक्ति गलत कैसे हो सकते हैं? तो कहीं ना कहीं है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी इस बार भाजपा के साथ रिश्ता तोड़ने के बाद जो महागठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, तो इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि हमसे कोई चूक हुई है और ये भारी दबाव में है और इनको चारों ओर चुनौती दिख रही है। नतीजा क्या है कि अभी आप देखिए कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 दिन पहले क्या कहा कि भाई नहीं, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी हैं, कहीं कोई बात नहीं, अभी 25 के बाद देखेंगे ये वो। और ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि नेक्स्ट डे ही जो है उनको अपनी बात में संशोधन करना पड़ गया। ये इस बात का प्रमाण है कि महागठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जदयू भारी दबाव में और राजद हावी है इस पर, और इसलिए जो सत्ता के गलियारे में चर्चा चल रही है कि इन लोगों के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और कभी भी कुछ भी हो सकता। अभी देखिए कि आरजेडी के कई विधायक कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि होली के बाद तेजस्वी जी सीएम बनेंगे, कोई कह रहे हैं कि विधानमंडल के बजट सत्र के बाद बनेंगे, और नीतीश कुमार जी जो हैं वो क्या कहते हैं, विपक्षी एकता के लिए पूरे देश का भ्रमण करेंगे ताकि भाजपा को सत्ता से बाहर किया जाए 2024 में। तो अभी देखिए आगे आगे क्या होता है। चलिए, इतना समय दिया आपने सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार जयकृष्ण जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है जदयू, राजद के दबाव में काम कर रही है और कहीं ना कहीं इसको उनको लगता है कि उनसे कोई गलती हुई है। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।